सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, रोजाना की तरह ही आज की इस क्लास में हम मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ ये रीट के अलावा मुख्य जो परीक्षा होगी अपनी, जो सेकंड पेपर होगा, उसके लिए भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे। क्योंकि पिछले परीक्षा पैटर्न के अनुसार है आपके मेन एग्जाम में या जो सेकंड पेपर होगा, मुख्य परीक्षा होगी, उसमें साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे, अर्थात 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो बिना टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, कुपुस्वामी के अनुसार किसमें बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है। मतलब है विकास के कौन से प्रकार में जो बालक का विकास है वो केंद्र से प्रारंभ होकर सिरे की ओर चलता है। आगे बात समझ में। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सिफेलोकोडल, ऑप्शन बी है प्रोक्सिमोडिस्टल, ऑप्शन सी है मल्टी सेलुलर, ऑप्शन डी है यूनिसेलुलर और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल जो विकास होता है उसको अपन केंद्र से परिधीय विकास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र से परिधीय विकास भी बोलते हैं। अर्थात बालक का जो विकास है वो केंद्र से स्टार्ट होकर परिधि की ओर चलता है। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरा जो प्रकार होता है कुपुस्वामी के अनुसार वो होता है आपके सेफेलोकोडल विकास। सेफेलोकोडल विकास को अपन मस्तबोधमुखी विकास भी बोलते हैं। और इसमें जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। किसकी ओर होता है? सिर से पैर की ओर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, समूह भक्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता है। तो समूह भक्ति किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था और ऑप्शन डी में है वृद्धावस्था और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में समूह भक्ति पाई जाती है। मतलब जो बालक होता है वो समूह के प्रति ज़्यादा समर्पित होता है। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। बालक की पहली भाषा है, तो बालक की पहली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है सिसकना, ऑप्शन बी है क्रंदन, ऑप्शन सी है चीखना, ऑप्शन डी है विलापना, ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, बालक की जो प्रथम भाषा है वो क्रंदन मानी गई है। क्या मानी गई है? क्रंदन मानी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है मूल प्रवृत्ति पहले एवं संवेग बाद में प्रकट होता है, ऑप्शन बी संवेग के तुरंत बाद मूल प्रवृत्ति घटित होती है, ऑप्शन सी है संवेग एवं मूल प्रवृत्ति साथ साथ घटित होते हैं, ऑप्शन डी है संवेग के काफी समय बाद मूल प्रवृत्ति घटित होती है और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संवेग के तुरंत बाद मूल प्रवृत्ति घटित होती है। अगला प्रश्न देखने से पहले सभी को एक आवश्यक सूचना दे दूं, और सभी प्यारे साथियों के लिए सूचना यह है कि आप हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, रीड से संबंधित और साथ ही साथ सीटेट से संबंधित जो भी सब्जेक्ट्स है तो उनके क्विज है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। एक शेड्यूल के तहत रोजाना का एक शेड्यूल बना हुआ है, एक टाइम टेबल फिक्स है। उस टाइम के तहत ही आपको प्रत्येक विषय का निश्चित समय पर क्विज मिलता है। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन ज़रूर करें ताकि आपकी तैयारी और बेटर से बेटर हो सके। और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना है। और साथ ही साथ चैनल पर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कन्वेंशनल स्टेज का समय है। तो कोलबर्ग ने देखो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और उसके अनुसार कन्वेंशनल स्टेज का समय कितना है? ऑप्शन ए है 0 से 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 1 से 6 वर्ष, ऑप्शन डी में है 6 से 12 वर्ष
और ऑप्शन ई है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष। देखो कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में टोटल 3 अवस्थाएं बताई है। मुख्यतः कितनी अवस्थाएं बताई है? 3 अवस्थाएं बताई है। एक अवस्था का नाम है आपके प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो आपके 0 से 6 वर्ष तक चलती है। दूसरी है अपने कन्वेंशनल स्टेज, जो अपने 6 से 12 वर्ष तक चलती है। और जो तीसरी जो है वो है आपके पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो 12 से 18 वर्ष तक चलती है। और इन तीनों ही अवस्थाओं को और 2-2 उपभागों में बांटा गया है, तो टोटल 6 उपभाग हो जाते हैं। कितने? 6 भाग हो जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए है वाटसन, ऑप्शन बी है जीन पियाजे, ऑप्शन सी है थार्नडाइक, ऑप्शन डी है सिगमंड फ्राइड और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी जीन पियाजे। देखो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला 7वां प्रश्न है, कथन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। कथन आर अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। ऑप्शन ए देखो क्या है। ऑप्शन ए में है सिर्फ ए सही है एवं आर गलत है। ऑप्शन बी सिर्फ ए सही है। ऑप्शन सी सिर्फ आर सही है। ऑप्शन डी ए एवं आर दोनों सही है। और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी ए एवं आर दोनों सही है। मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक होती है। बिल्कुल सही बात है ना। शिक्षण के लिए अभिप्रेरणा का होना जरूरी है। और कथन आर क्या कह रहा है? अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है। मतलब जो ऊपर का जो लिखा गया जो कथन है उसमें जो अभिप्रेरणा है वो इस संदर्भ को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। बिल्कुल सही बात है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष पर आधारित होती या होता है। मतलब है क्रियात्मक पक्ष पर कौन आधारित है? एक तो होता है अपने ज्ञानात्मक पक्ष, एक होता है भावात्मक पक्ष, एक होता है क्रियात्मक पक्ष। तो क्रियात्मक पक्ष पर आधारित कौन है? ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है ज्ञान, ऑप्शन सी है सृजनात्मकता, ऑप्शन डी है प्रतिभाशालीता और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी सृजनात्मकता। सृजनात्मकता जो है वो क्रियात्मक पक्ष पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के राजतंत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक है। देखो बुद्धि का राजतंत्रीय सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है स्पीयरमैन, ऑप्शन बी है गिलफोर्ड, ऑप्शन सी है थॉमसन, ऑप्शन डी है आरबी केटल और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए स्पीयरमैन। देखो बुद्धि के राजतंत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हुए? स्पीयरमैन। इस सिद्धांत को अपन क्या बोलता है? द्विकारक सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलता है? द्विकारक सिद्धांत भी बोलता है। और इसमें जी और एस 2 कारक बताए गए हैं। जी को राजा के समान और एस को प्रजातंत्र के समान बताया गया है। आगे बात समझ में। इसके अलावा बात करें गिलफोर्ड, तो गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत प्रस्तुत किया था बुद्धि का। और थॉमसन ने आपके प्रतिदर्श सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कौन सा? बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। और आरबी केटल ने जो सिद्धांत दिया था वो था आपके तरल ठोस सिद्धांत, है ना, या धारा प्रवाहिता सिद्धांत भी जिसको अपन कहते हैं। तो तरल ठोस सिद्धांत है वो आरबी केटल ने दिया था। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, रॉबर्ट गेने ने अधिगम के प्रकार बताए हैं। देखो रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी में है 8 और ऑप्शन ई है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी 8। देखो रॉबर्ट गेने ने अधिगम सोपानिकी प्रस्तुत की थी और उसने अपनी अधिगम सोपानिकी में अधिगम के 8 प्रकार बताए। कितने? 8 प्रकार के अधिगम बताए। पहला अधिगम उन्होंने बताया था संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपन अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शब्द साचर्य अधिगम, पांचवा विभेद अधिगम, छठा संप्रत्यय अधिगम, सातवां सिद्धांत अधिगम और आठवां समस्या समाधान अधिगम। तो ये रॉबर्ट गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में टोटल 8 प्रकार के अधिगम बताए थे। तो क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करना है और
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलना है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर एक साइकोलॉजी की नई क्लास के साथ नए प्रश्नों के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।